जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि 21 अक्टूबर को मैं जीएस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये जो जीएस की सीरीज़ है बेटा, ये आपका उत्तराखंड ट्रिपल एससी को लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उत्तराखंड ट्रिपल एससी का आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 जनवरी को कंडक्ट किया करवाया जाएगा। तो ये जो आपकी सीरीज है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि सब्जेक्ट वाइज आपकी सीरीज होगी और सब्जेक्ट वाइज भी बेटा आपकी टॉपिक वाइज सीरीज होगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इसमें हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप लाइक करते हुए चलना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, उत्तराखंड ट्रिपल एससी 2024 जीएस। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। यानी हम ये जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो इस सीरीज को हमने नाम दिया है एग्जाम फतेह सीरीज। ठीक है, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप बहुत बेहतर स्कोर जीएस में करके आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज भी हमने कैसे लिया है कि जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यदि हम बात करें कि जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत से हम इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत में आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है वो भारत में यूरोपियंस कंपनियों के साथ होती है। तो हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट होगा ये यूरोपियंस कंपनियों से होगा। ठीक है, तो यूरोपियंस कंपनियां भारत में आती हैं, किस प्रकार अपनी फैक्ट्रियां भारत में स्टेब्लिश करती हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों। तो ये जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक हमारा होगा भारत में यूरोपियंस कंपनियों का आगमन। तो यूरोपियंस कंपनियों का जो आगमन भारत में होता है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन से क्वेश्चन बनने की आपके एग्जाम में संभावना रहेगी, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1 को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बात को आप समझते हुए चलेंगे सभी बच्चे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में यूरोपियन समुद्री मार्ग से क्यों आए? ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत में यूरोपियन समुद्री मार्ग से क्यों आए? तो आपके पास बेटा 4 ऑप्शन है। यूरोप, ये यूरोप ही लिखा हुआ है लेकिन ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप में मसालों की आवश्यकता, यूरोप में मसालों की आवश्यकता। ऑप्शन बी है आपका यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत। ऑप्शन सी है 1453 में कस्तूनतुनिया पर तुर्की का आक्रमण। देखो, एक सवाल तो बेटा आपके एग्जाम में फैक्चुअल आएगा और एक सवाल आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट से भी आ सकता है। तो ये आपका फैक्चुअल सवाल नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट से है। यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री को बेहतर तरीके से यूरोपियंस कंपनियों को पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब भारत में यूरोपियंस का आगमन होता है तो इस समय तुर्की जो है वो भारत में, जो तुर्की से ओटोमन साम्राज्य था, वो भारत आने जाने वाले स्थल मार्ग को बंद कर देता है। और जब स्थल मार्ग को बंद कर देता है तो यूरोप के बाजारों में जो भारतीय मसाला है उसके जो दाम है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसी वजह से यूरोप के अंदर मसालों की आवश्यकता थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूरोप में मसालों की आवश्यकता। ये भी आपका सही होगा। यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत, हाँ, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। जो वहां पर
15वीं शताब्दी की हम बात करते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में आधुनिकता जो है वो चरम पर थी। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि यूरोप के व्यक्ति जो है वो जाग चुके थे। उन्होंने जो चर्च है, जो धार्मिक व्यवस्था थी उनकी, उनके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया था, और वो लोग कहीं ना कहीं नए नए रास्ते खोजने लगे थे और नई नई जो जगह है उसको खोजने लगे थे व्यापार करने के लिए, और जो कुछ जमीन खोजने लगे जैसे कि उनको खेती बाड़ी करनी थी। ठीक है, इस प्रकार से तो यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत भी हो चुकी थी। नेक्स्ट, 1453 में कस्तूनतुनिया पर तुर्की पर का आक्रमण। तो तुर्की ने 1453 में कस्तूनतुनिया पर आक्रमण करते हुए उसे अपने अधिकार में ले लिया था और भारत आने जाने वाले स्थल मार्ग को बंद कर दिया था। तो ये इस क्वेश्चन का जो बेटा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ये सभी। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समझे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, भारत की खोज करने के लिए पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन चला। भारत की खोज करने के लिए पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन चला था। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन चला था, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, ऑप्शन सी कोलंबस, ऑप्शन डी पेट्रो अल्बेराज क्रेबल। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। वास्को डी गामा वो व्यक्ति था जो 17 मई 1498 में भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा वो व्यक्ति है जो 17 मई 1498 में भारत पहुंचा था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भारत की खोज करने के लिए पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन चला था। तो अगर चलने की बात होती है तो यहाँ पर बेटा आपका जो आंसर होगा वो होगा बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज जो है वो 1486 में चलता है, और 1486 में चल के वो पहुंच जाता है कहाँ पर बच्चों, पहुंचता है उत्तर महासांतरीप पर, और उत्तर महासांतरीप से वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वहां से वो वापिस चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोलंबस की अगर आपसे बात पूछी जाती है, कोलंबस, बेटा कोलंबस जो है, कोलंबस स्पेन का एक नाविक था जो कि भारत की खोज करने के लिए चला, लेकिन भारत को नहीं खोजा गया उससे, और वो कहां पर पहुंच गया था, वो अमेरिका में पहुंच गया था। तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी, उत्तरी अमेरिका की खोज की किसने, कोलंबस ने। पेट्रो अल्बेराज, पेट्रो अल्बेराज बेटा वो व्यक्ति था जो भारत में 1500 ईस्वी के अंदर आया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो भारत की खोज करने के लिए कौन व्यक्ति चला, आपका बार्थोलोमियो डियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझना सभी स्टूडेंट ध्यान से। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो क्या बार्थोलोमियो डियाज ने की है। आप कहोगे सर बार्थोलोमियो डियाज जो है वो तो पहला व्यक्ति था जो भारत की खोज करने के लिए चला था। नेक्स्ट यहां से आप देखोगे ध्यान से, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर कौन था बेटा, तो पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल प्रथम, तो उनका बेटा था, यानी ये पुर्तगाल का राजकुमार था। और ये पुर्तगाल का जो राजकुमार था, ये पुर्तगाल का राजकुमार पुर्तगाली नाविकों को प्रोत्साहित करता था कि आप भारत की खोज कीजिए। ठीक है, ये उनको प्रोत्साहित करता था। तो हेनरी द नेविगेटर जो है ये पुर्तगाल के राजकुमार मैनुअल प्रथम का बेटा था, और ये नाविकों को क्या करता था बच्चों, नाविकों को प्रोत्साहित करता था कि आप भारत की खोज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये भी नहीं हो सकता, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, वास्को डिगामा। ठीक है, तो वास्को डिगामा, देखो बच्चों वास्को डिगामा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की है, तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत पहुंचा 17 मई 17 मई 1498 में। तो ये 17 मई 1498 में कहां पर पहुंचा था, तो भारत के कालीकट बंदरगाह पर, भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस कालीकट बंदरगाह में जब ये पहुंचा तो वहां पर इसका जोरदार स्वागत किया था वहां के राजा जमोरिन के द्वारा। ठीक है, तो जमोरिन ने इसका जोरदार स्वागत किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बेटा सी ऑप्शन, वास्को डिगामा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, देखो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है, ये जब कंपनी भारत में लगती है एस्टाडो द इंडिया, उसकी जो फैक्ट्री भारत में स्टेब्लिश होती है कोचिन के अंदर, उसका ये प्रथम गवर्नर, उसका ये प्रथम गवर्नर था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अल्मेडा कौन था, तो आप बताओगे बच्चों अल्मेडा प्रथम गवर्नर था। ये वही व्यक्ति है जो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर,
क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझे। पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। देखो जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, ये चीजें आपको समझनी है। क्या वास्को डिगामा? नहीं, ये नीनो दी कुना है। ठीक है, इस ऑप्शन पर ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, ये है नीनो दी कुन्हा। क्या इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है? आप कहोगे सर नहीं, ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्को डिगामा को वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। वास्को डिगामा वो व्यक्ति है जिसने भारत आने जाने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो देखो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो कंपनी का पहला गवर्नर था। ठीक है, ये जो गवर्नर बनता है कंपनी का, ये 1505 में बनता है और रहता कब तक है बच्चों, तो ये 1509 तक रहता है। ये वही व्यक्ति है जो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है वो 1509 में गवर्नर बनता है और 1515 तक रहता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, पुर्तगाली जो कंपनी भारत के अंदर लगती है तो 1509 में अल्बुकर्क जो है वो गवर्नर बनता है और 1515 तक रहता है। तो ये अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसी को बेटा बोला जाता है फ्रांसिस जो सॉरी पुर्तगाली जो भारत में आए उनकी शक्ति का वास्तविक संस्थापक। क्यों कहा जाता है, तो आप सभी स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे कि ये अल्बुकर्क वो व्यक्ति है जिसने गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया था, आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और बेटा इसने भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। किसको? इसने भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया था। और बच्चों इसने और भी क्या कार्य किए भारत में, इसने हारमूज और मलक्का जलसंधि पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसी वजह से भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतर सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज भी बेटर, टॉपिक वाइज सीरीज है, आपको ऐसी सीरीज कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसका कोई भी फीस पे नहीं करना है, आप केवल और केवल मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो क्या वास्को डिगामा भारत में सूरत पहुंचा? नहीं सर, सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री लगी थी किसकी, तो फैक्ट्री सूरत में लगी थी बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट ये सूरत तो नहीं है, कालीकट, हाँ कालीकट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 17 मई 1498 ईस्वी के अंदर ये कालीकट में पहुंचा था और यहाँ पर जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और किस जहाज से ये आया था, तो बेटा उस जहाज का नाम क्या था वास्को डी गामा के, तो जहाज का नाम सैन गरेबियल। ठीक है, जहाज का नाम क्या था बच्चों, सैन गरेबियल। तो ये सैन गरेबियल जहाज से भारत में पहुंचा था। तो कभी कभी इसके जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से जहाज से भारत में आया था, तो आप बता दोगे बेटा कि ये सैन गरेबियल जहाज से भारत में आया था। और कहां पर पहुंचा था भैया, कालीकट में पहुंचा था, बंबई में नहीं पहुंचा और कलकत्ता में नहीं पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहां पर आया था, तो ये कालीकट में आया था। सूरत से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि सूरत में 1608 ईस्वी में सबसे पहले फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 17 मई 1498, 20 मई 1498, 18 मई 1498, 21 मई 1498। तो ये डेट आप याद रखना, वास्को डिगामा 17 मई 1498 में भारत आया था। लेकिन बेटा आपको कुछ बुक्स में 20 मई 1498 मिल जाता है, लेकिन वो डेट आपकी सही नहीं है। 17 मई 1498 में ही वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और वहां पर उसका स्वागत जमोरिन ने किया था। ठीक है, और यहाँ से ये काली मिर्च और अन्य वस्तु, सूती वस्त्र, मसाले लेकर जब यूरोप पहुंचा, तो इसने जब यूरोप के मार्केट के अंदर उन मसालों को, सूती कपड़ों को वहां पर बेचा था, तो इसको लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ था। ठीक है, यानी ये 1 लाख रुपए लगाकर लगभग कितना पैसा कमा रहा है बेटा, तो ये 60 लाख रुपए कमा रहा है। तो जब ये लोग इतने बेहतर तरीके से मुनाफा कमा रहे थे, तो ये यूरोप में नहीं रुकेंगे, फिर भारत में आएंगे और अपनी कंपनियां जो है यहाँ पर स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे 17 मई 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों इसका,
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? ब्लू वाटर पॉलिसी से पुर्तगाल का कौन सा गवर्नर संबंधित था? इसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं। वास्को डिगामा बिल्कुल नहीं होगा। वास्को डिगामा वो व्यक्ति है जो भारत में की खोज करने के लिए चला था और भारत को खोजा उसने 17 मई 1498 में भारत पहुंच गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, हाँ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो कंपनी का पहला गवर्नर था और 1505 से 1509 तक कंपनी का पहला गवर्नर यहाँ पर रहा। इसको बेटा पुर्तगाली सरकार ने आदेश दिया कि आप हिंद महासागर को अपने अधिकार में लीजिए, ठीक है, और हिंद महासागर में भी बेटा आप अरब सागर वाले क्षेत्र को अपने अधिकार में लीजिए। तो इन लोगों ने क्या किया, सॉरी इसने क्या किया था, देखो तो ये जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है, तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर ये सागर है, तो इसने यहाँ पर भारत में इस क्षेत्र में दुर्गों का निर्माण करवा दिया। और सबसे पहले दुर्ग बनाने वाला व्यक्ति भी भारत के अंदर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। तो ये जो दुर्ग बनाए गए, ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही दुर्ग बनाए गए थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित था अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा आप बता सकते हैं कि भैया ब्लू वाटर पॉलिसी से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा संबंधित था, ठीक है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क नहीं है, नीनो डी कुन्हा नहीं है, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को मैंने बताया ये किस चीज से संबंधित है, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। नीनो दी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, तो ये वो व्यक्ति है जिसने बेटा अपनी राजधानी कोचिन से गोवा स्थानांतरित की थी 1530 के अंदर। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ये टॉपिक वाइज आपका है, टॉपिक वाइज आपको बेहतर तरीके से जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? देखो ये बहुत ही बेहतर बेहतर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? तो आप बता सकते हो कि सर 1508 में किया था क्या? नहीं। 1509 में? नहीं। 1505 में? नहीं। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 में। और 1510 में जब इन्होंने गोवा को अपने अधिकार में लिया तो उस समय गोवा के जो शासक थे, उस शासक का नाम था बेटा यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। तो इसने गोवा को किससे छीना था? तो आप कहोगे सर इसने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी मदद से इसने गोवा को छीना था? तो यहाँ पर बीजापुर और विजयनगर दो साम्राज्य हुआ करते थे। तो बीजापुर जो साम्राज्य था, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह और विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने बेटा सहायता की थी किसकी? अल्बुकर्क की। और उनके बीच एक संधि हुई थी कि जो भी घोड़ों का निर्यात होगा उसमें सबसे पहले बेटा आप जो प्राथमिकता दी जाएगी किसको दी जाएगी? विजयनगर साम्राज्य को दी जाएगी। तो इस संधि के माध्यम से यहाँ पर कृष्णदेव राय ने साथ दिया अल्बुकर्क का और अल्बुकर्क ने किस पर कब्जा कर लिया था? गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आप समझेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित की? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित की, ये आपको बताना है। देखो पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित की थी? तो सूरत में नहीं। सूरत में जो फैक्ट्री लगी थी सबसे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी की लगी थी बेटा। कब लगी थी? 1608 के अंदर। और यदि आप देखो यहाँ पर सूरत में ही पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने भी अपनी स्थापित की थी, ठीक है। फ्रांसीसियों ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो डचों ने की थी। भाई डचों ने सबसे पहले यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री लगाई? अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1605 के अंदर। और यहाँ से इन लोगों ने सूती वस्त्र का जो निर्यात है वो करना शुरू किया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कुन्नूर। कुन्नूर नहीं होगा। कुन्नूर में आप देखोगे तो पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर के अंदर, दक्षिण भारत में कुन्नूर है। तो पुर्तगालियों की यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री लगी थी बच्चों? तो यहाँ पर दूसरी फैक्ट्री लगी थी, ठीक है, दूसरी फैक्ट्री। तो दूसरी फैक्ट्री कहां पर लगी पुर्तगालियों की? कुन्नूर में। तो पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी बच्चों? कोचीन के अंदर की गई थी। कब की गई थी सर? तो 1503 में। 1503 में कोचिन में प्रथम फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई थी यहाँ पर। तो इस प्रथम फैक्ट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा लगाई? सूरत में। मसूलीपट्टनम में डचों ने लगाई पहली फैक्ट्री। कन्नूर में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री लगी थी और कोचिन में
पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की गई थी, और किसको लेकर बच्चों? मसालों के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर। मसालों के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर, ठीक है। मसालों के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर दूसरी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई थी कोचिन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। नेक्स्ट पर्सन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? किसने अल्बुकर्क की सहायता की थी जब उसने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है बच्चों। किसने, कौन व्यक्ति था जिसने अल्बुकर्क की सहायता की जब उसने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था? तो जमोरिन नहीं, जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था, ठीक है, जमोरिन नहीं होगा। कृष्णदेवराय, अकबर, अकबर नहीं, अकबर वो शासक था, ठीक है, अकबर वो शासक था उस समय। यहां से क्वेश्चन बनता है अकबर से भी कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अरब सागर में जाने के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज लिया था, यानी उसे अनुमति लेनी पड़ी थी कि मैं अरब सागर से व्यापार करना चाहता हूं, ठीक है। तो उसमें आप अकबर का नाम बता सकते हैं। तेनालीराम, बिल्कुल नहीं। तेनालीराम कृष्णदेव का दरबारी कवि था, आप जानते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा होगा आपका कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने किसकी मदद की थी सर? अल्बुकर्क की मदद की। और अल्बुकर्क ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। कब अधिकार किया गया था? तो 1510 के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समझो ध्यान से। नेक्स्ट पर्सन, भारत में प्रिंटिंग, इसको बोलेंगे प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगालियों के द्वारा कब स्थापित की गई थी? तो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित की गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब स्थापित की गई है? तो क्या 1505 में? नहीं, 1505 में नहीं। 1534 बिल्कुल नहीं बच्चों। 1559 नहीं, 1556 में, यानी 1556 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो स्थापित की गई थी। और ये प्रिंटिंग प्रेस बच्चों कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो आप कहोगे भैया जी गोवा में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई? गोवा के अंदर। और जब गोवा में इसको स्थापित किया गया था तो इसमें जो पहली पुस्तक छपी, उस पहली पुस्तक का नाम भी आपसे कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इसमें जो फर्स्ट बुक थी बेटा, वो फर्स्ट बुक कौन सी थी, पहली पुस्तक कौन सी थी? तो आप बताओगे कि भैया आयुर्वेद पर छापी गई, ठीक है। किस पर छापी गई थी? आयुर्वेद पर, ठीक है। तो आयुर्वेद पर पहली पुस्तक छापी गई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो प्रिंटिंग प्रेस कब लगी थी भारत के अंदर? 1556 में पुर्तगालियों ने स्थापित की। कहां पर स्थापित की थी? गोवा में। और पहली पुस्तक कौन सी छपी बच्चों? तो आयुर्वेद पर पहली पुस्तक छपी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बेहतर सवाल है, बहुत ही बेहतर सवाल है, आप ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, अफीम की खेती भारत में किन यूरोपियंस ने शुरू की थी? तो अफीम की खेती भारत में बेटा ब्रिटिश ने नहीं शुरू की है, डचों ने नहीं शुरू की, और फ्रेंच ने भी नहीं। तो किसने शुरू की है बच्चों? तो पुर्तगालियों ने। आप याद रखना, पुर्तगालियों ने भारत में अफीम की खेती शुरू की। अफीम को भी आप बेटा ऐसे भी कह सकते हो, एक तो अफीम हो गया, इन्होंने भारत में तंबाकू की खेती शुरू की थी। तंबाकू, क्लियर है ना। अभी भारत में आलू की खेती इन लोगों ने शुरू की है। ये क्वेश्चन आप दोनों याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में आलू की खेती किनके द्वारा शुरू की गई? तो आप बताओगे बच्चों पुर्तगालियों के द्वारा। और ये तंबाकू की खेती भी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। भारत में यूरोपियन कंपनियों का सही क्रम क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। देखो भारत में जो यूरोपियन कंपनियां हैं उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए हैं, तो आप ऑप्शन वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? देखो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए हैं, तो पुर्तगाली यहाँ पर बेटा 3 ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ तो ब्रिटिश आ गया, तो इसका मतलब ये तो आंसर हमारा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये कभी भी नहीं आंसर होगा। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया था? डच। डच के बाद बेटा अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रेंच। यहाँ पर पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज है, फिर डच है, और फिर फ्रेंच है, ठीक है। तो पुर्तगालियों के बाद फ्रेंच, ये हमें पता है, फ्रेंच सबसे बाद आए थे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हमारा ए सही होगा या बी सही होगा। तो यदि हम बात करते हैं ए और बी पर, तो उसने कहा कंपनी, उसने क्या बोला है? कंपनी का सही क्रम। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि एक तो होता है बच्चों आपका कंपनी का सही, कंपनी
का क्रम और एक आपका होता है बच्चों नाविक का क्रम। तो यदि हम नाविक के क्रम को देखें तो नाविक अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले भारत में कौन लोग आया, आप कहोगे सर पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद कौन आया था सर, डच आए थे। डच के बाद कौन आया था बेटा, तो डच के बाद अंग्रेज। अंग्रेज के बाद आप फिर देखोगे तो अंग्रेज के बाद और कंपनियां भी भारत में आई थी, जैसे जो है यहाँ पर जो डेनिस थे वो भारत में आए थे, डेनिस। डेनिस के बाद कौन आया था, आप कहोगे सर फ्रेंच आए थे। और फ्रेंच के बाद कौन आया था, तो भारत के अंदर स्वीडिश आए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्रम है। लेकिन बेटा अगर कंपनी का क्रम आपसे पूछा जाता है तो कंपनी के क्रम में क्या होगा, कंपनी के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली तो आएंगे, लेकिन उसके बाद जो कंपनी की स्थापना होगी तो वो यहाँ पर बेटा अंग्रेज कंपनी की स्थापना होगी, यानी ब्रिटिश आएंगे। ठीक है, कंपनी जो है वो ब्रिटिश की लगी और उसके बाद यहाँ पर डच की लगी है। तो यहाँ पर आपसे कंपनी का क्रम पूछा है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि भारत में यूरोपियंस नाविकों का सही क्रम क्या है। अगर नाविक की बात आती है तो बेटा आप इस क्रम को याद रखेंगे, और कंपनी की बात आती है तो आप इस क्रम को याद रखेंगे, पुर्तगाली, अंग्रेज और डच। मतलब ये अंग्रेज और डच ही जो है वो आगे पीछे हो जाता है नाविक में और कंपनी में। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो इनकी स्टैब्लिश होती है वो यहाँ पर 1498 में, अंग्रेजों को अधिकार मिल जाता है 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और बच्चों डचों की जो कंपनी लगती है इनको अधिकार दिया जाता है डच संसद के द्वारा 1602 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा सर, आप कहोगे भैया जी पुर्तगाली, अंग्रेज और डच, ये सही आंसर हो जाएगा, ये गलत आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पर्सन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, कार्टेज आर्मेडा क्या था। देखो, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जो है जीएस की जो सीरीज है उसको लेकर आ रहा हूँ, उत्तराखंड ट्रिपल एससी। और ये बेटा ये सीरीज आपका उत्तराखंड ट्रिपल एससी से अलग भी जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, जैसे आपकी वैकेंसी हो गई है उत्तराखंड पीएससी की वैकेंसी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है, जैसे आपके पास बेटा अभी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी उत्तराखंड के अंदर आने वाली है। तो ये जीएस में सभी वैकेंसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज रहेगी आपकी एग्जाम फतेह सीरीज। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए, विश्वास के साथ जुड़िए। ठीक है, और बहुत बेहतर तरीके से हम आपकी चीजें जो है वो कवर करा देंगे, और आपका बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर रिवाइज हम करा देंगे। ठीक है, यदि आप हमारे साथ फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, एक एक चीजों को, एक एक कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से जाकर अमृत एकेडमी उत्तराखंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप हमारे साथ फाउंडेशन बैच से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टेज आर्मेडा क्या था। एक कागज का टुकड़ा, आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल गलत है। एक प्रकार का जहाज, तो कुछ बच्चे तो इसका आंसर लगा देंगे एक प्रकार का जहाज। कार्टेज आर्मेडा, तो वो सोचते हैं कि ऐसा होगा कि कार्टेज आर्मेडा एक जहाज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्टेज आर्मेडा एक जहाज नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक प्रकार की व्यापारिक अनुमति, पुर्तगालियों की नौसेना, तो पुर्तगालियों की नौसेना भी नहीं होगा, ये एक प्रकार की व्यापारिक अनुमति होगी। बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्टेज आर्मेडा क्या था। देखो, कार्टेज आर्मेडा को हिंद महासागर के अंदर पुर्तगालियों ने जो है लागू किया, और ये एक व्यापारिक अनुमति है। अगर कोई भी एशिया या यूरोप का और कोई जहाज हिंद महासागर या अरब सागर से व्यापार करना चाहता था तो उसे ये कार्टेज लेना आवश्यक था। यदि वो कार्टेज नहीं लेता, इसके लिए उसको वापस शुल्क देना पड़ता था। अगर हमें कार्टेज चाहिए तो हम उसको पैसा देंगे, तो एक प्रकार का शुल्क था, एक प्रकार का परमिट था। ठीक है, कार्टेज आर्मेडा, अगर हमने नहीं दिया तो वो लोग जहाजों को लूट लेंगे। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था वहां पर स्टार्ट की थी उन्होंने, जिसको बोला जाता था कार्टेज आर्मेडा। मतलब इनकी आज्ञा के बिना कोई भी एशिया का जहाज, कोई भी यूरोप का जहाज या कोई भी भारतीय व्यापारी समुद्र से व्यापार नहीं कर सकता था। ये खुद को सागर का स्वामी कहने लगे थे। ठीक है, खुद को सागर का स्वामी कहने लगे थे। तो एक प्रकार से व्यापारिक अनुमति, कार्टेज आर्मेडा जो है वो एक प्रकार से व्यापारिक अनुमति थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। देखो, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 15, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, ब्राजील की खोज किस पुर्तगाली ने की थी। तो ब्राजील की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नहीं, नीनो दी कुन्हा नहीं। ठीक है, पेट्रो अल्बेराज। तो ब्राजील की जो खोज की गई वो पेट्रो अल्बेराज के द्वारा की गई। देखो, पेट्रो अल्बेराज जो है वो भारत में पहुंचा था 1500 ईस्वी में। ठीक है, 1500 ईस्वी में
ये भारत में पहुंचा था, पुर्तगाल का ये दूसरा व्यक्ति था जो भारत में आया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पहला व्यक्ति भारत पहुंचने वाला, पहला व्यक्ति भारत पहुंचने वाला, तो आप कहोगे सर वास्को डी गामा, और दूसरा व्यक्ति भारत पहुंचने वाला पुर्तगाली कौन था, तो पेट्रो अल्बेराज क्रेवाल। ठीक है, तो इसने ही ब्राजील को खोजा, और ये इनकी पतन का एक कारण भी माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति को एक नया विकल्प मिल जाता है तो वो व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। जैसे कि आप अभी समझना, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसा आए होंगे कि बेटा हम उत्तराखंड जो है ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम उत्तराखंड ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, और अभी अभी फॉर्म आ जाए उत्तराखंड पुलिस के, तो आपके सामने एक नया विकल्प आ जाएगा कि अगर हमारा उत्तराखंड ट्रिपल एससी में होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो हम उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम दे लेंगे। तो जब किसी व्यक्ति को एक नया विकल्प मिल जाता है तो बेटा वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से समझे। तो जैसे ही पुर्तगाली भारत से व्यापार कर रहे थे, तो पुर्तगालियों ने एक नया व्यापार के रूप में एक नया देश खोजा जिसको बोला जाता है ब्राजील। तो इन लोगों के सामने एक नया विकल्प आ गया, तो ये लोग यहाँ पर कमजोर पड़ गए, तो ये भी एक इनकी पतन का कारण माना जाता है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यदि आपने उत्तराखंड ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक अदर पोस्ट का जो फॉर्म है वो डाला है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि हमारे लिए केवल और केवल एक ही फॉर्म है, हमें इसी में एग्जाम देना है और इसी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो आपके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप भी कमजोर हो जाओगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 है। वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसको अरब सागर में जाने के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा, पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा था। तो अभी अभी मैं आपको ये बता रहा था कि वो मुगल बादशाह कौन था। तो मुगल बादशाह बेटा शाहजहां तो नहीं होगा, बाबर भी नहीं है, जहांगीर भी नहीं है, वो मुगल बादशाह था अकबर। ठीक है, अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसे सागर से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि मुगल बादशाह अगर कार्टेज ले रहा है तो पुर्तगाली कितने शक्तिशाली यहाँ पर थे और कितने बेहतर तरीके से वो लोग अपना व्यापार कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ध्यान से समझेंगे। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, 1530 की बात हो रही है, तो वास्को डी गामा तो नहीं होगा, क्योंकि वास्को डी गामा का आपको टाइम पीरियड पता है कि वास्को डी गामा भारत में कब कब आया। भैया वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, एक तो 1498 में आया था, फिर 1502 में आया और फिर 1524 में आया। ठीक है, तो वहां तो बात हो रही है 1530 की, वास्को डी गामा नहीं हो सकता। पेड्रो अल्बेराज क्रेवाल 1500 में आया था, नहीं है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका कार्यकाल तो बच्चों 1505 से, बेटा इसका कार्यकाल जो है वो 1505 से कब तक था, तो वो तो 1509 तक था। ठीक है, लेकिन वहां बात हो रही है 1530 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा जो है वो पुर्तगाली कंपनी का यहाँ पर गवर्नर बनता है 1529 में, और जैसे गवर्नर बनता है तो वो 1530 में सबसे बेहतर काम अपने लिए करता है कि कोचिन से अपनी राजधानी को गोवा स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट पर्सन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है समझो। देखो पुर्तगालियों से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पुर्तगाली निम्न में से किस क्षेत्र को लूटपाट के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। देखो पुर्तगाली जो है वो कौन से क्षेत्र को लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इनकी पुर्तगालियों की ये सभी जो है बेटा ये बस्तियां हैं। ठीक है, बस्तियां हैं, यहाँ पर पुर्तगाली जो है वो बसे हुए थे, तो इनको उनकी बस्तियां बोला जाता है। जैसे दमन है, बिल्कुल नहीं। गोवा बिल्कुल नहीं। ठीक है, कालीकट बिल्कुल नहीं। तो हुगली, देखो हुगली जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित था, हुगली पर इन लोगों का अधिकार था और हुगली को ये लोग लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना पूरी पूरी है आयोग की कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर यूरोपियन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि लूटपाट के लिए कौन से क्षेत्र को इस्तेमाल करते थे, तो बेटा आप बताएंगे कि वो हुगली को इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
गोवा को पुर्तगालियों से कब आजादी प्राप्त हुई? देखो, अगर हम गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था? आप कहोगे भैया अभी अभी हमने जाना कि गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था कृष्णदेव राय की मदद से, और 1510 में ये अधिकार में इन्होंने ले लिया। और आगे चलकर नीनो दी कुन्हा ने 1530 में गोवा को पुर्तगाली राज्य की राजधानी स्थापित कर दिया। और जब ये लोग गोवा में रुके हुए थे तो ये लास्ट में जाते हैं, हमें आजादी मिल जाती है 1947 में, लेकिन ये गोवा को कब छोड़कर जाते हैं, ये चीजें आपको समझनी है। तो ये 1961 तक गोवा को अपने पास रखते हैं। ठीक है, कब तक रखते हैं बच्चों? 1961। यही क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 1947 में अगर आप याद रखें तो हमारा जो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। 1954 में फ्रांसीसी जो है बेटा वो पंडिचेरी को छोड़कर जाते हैं, और 1961 में गोवा को आजादी मिल जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इसके बारे में समझें आप। क्वेश्चन नंबर 20, वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया था? देखो यही क्वेश्चन आपका आ गया, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया? एक बार, गलत आंसर होगा। ठीक है, एक बार आपका गलत आंसर हो जाएगा। दो बार गलत है। तीन बार आया था। ठीक है, अभी अभी मैं आपको बता चुका था वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया सर। 3 बार आया था वास्को डिगामा भारत के अंदर। तो ये जो वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया, तो वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया था, आया कब कब था ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कहोगे भैया जी ये एक तो आया है 1498 में। ठीक है, फिर उसके बाद वास्को डिगामा भारत में आया था सर 1502 में, और फिर वास्को डिगामा भारत में आया था 1524 में। और जब ये 1524 में भारत आया तो भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है 1524 के अंदर। जब भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जो कब्र है वो भारत में ही स्थापित है, और कालीकट के पास इसकी कब्र है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 21। अब अगर आप देखें तो ये पूरे टॉपिक के बहुत बेहतर सवाल मैं आपके सामने लेकर आया था भारत में पुर्तगालियों के आगमन से। ठीक है, तो बहुत बेहतर सवाल जो कि आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डच। अब भारत में डच आगमन मतलब ये दूसरी कंपनी जो भारत में आई है, अब उससे हमारे क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है इसका। देखो, डच किस देश के निवासी थे? डच किस देश के निवासी थे? तो क्या स्वीडन के थे? बिल्कुल नहीं, स्वीडन के तो स्वीडिश थे। डेनमार्क के बेटा डेनिश थे, और ब्रिटिश के तो अंग्रेज थे। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया जी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हॉलैंड। ठीक है, क्या था? हॉलैंड। हॉलैंड था। वर्तमान नाम इसका क्या है बच्चों? नीदरलैंड है। नीदरलैंड अभी इसका वर्तमान नाम है, उस समय इसको हॉलैंड कहा जाता था। तो डच लोग कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। सबसे पहले डच व्यक्ति भारत की ओर कौन आता है? तो सबसे पहले आता है कार्नेलियस दी हस्टमैन, या कार्नेलियस दी हाउटमैन उसको कहा जाता है, और वो 1596 में भारत पहुंचता है, और वहां पर आकर वो थोड़ा बहुत व्यापार करना शुरू कर देते हैं इंडोनेशिया से। ठीक है, इंडोनेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन, क्वेश्चन नंबर बेटा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है इसको समझो आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? डच संसद ने 1602 में डचों को भारत व पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार कितने वर्षों के लिए दिया था? कितने वर्षों के लिए दिया था? तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 15 वर्ष, नहीं 15 वर्षों के साथ महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया था 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। हाँ, 21 वर्ष हमने पढ़ा था, 21 वर्ष क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नहीं होगा, 25 नहीं होगा। जब बेटा डच संसद ने 1602 में डचों को व्यापार करने का अधिकार दिया भारत और पूर्वी देशों के साथ, तो इनकी समय सीमा 21 वर्ष थी। ठीक है, 21 वर्ष थी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? डचों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? डचों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे। सूरत में? नहीं सर, सूरत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है वो स्टेब्लिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट कालीकट।
कालीकट में बिल्कुल नहीं। कालीकट में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण उसको वहां के शासक जमोरिन ने उस समय बंद करा दिया था। इसी वजह से कालीकट में उनकी जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, सॉरी, केरल में उनकी जो पहली फैक्ट्री लगी थी उस समय वहां पर, तो वो कोचीन में लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोचीन। कोचीन में नहीं, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी। इनकी जो फैक्ट्री लगी बेटा वो कहां पर लगी, मसूलीपट्टनम के अंदर। और मसूलीपट्टनम में भी कब फैक्ट्री स्टैब्लिश की इन लोगों ने, 1605 में। 1602 में डच संसद ने व्यापार करने का अधिकार दिया। यहां पर एक सेना नायक था जिसका नाम था बेटा वादिर हैग। तो उसने टारगेट किया कि मैं भारत में सूरत और मालाबार तट पर अपनी फैक्ट्रियां जो है वो स्थापित करूंगा। लेकिन इस समय भारत के अंदर पुर्तगाली जो है वो व्यापार कर रहे थे, यानी ज्यादा से ज्यादा जो बाजार था उसके ऊपर पुर्तगालियों का ही यहाँ पर जो पुर्तगाली थे उनका अधिकार था। तो पुर्तगालियों ने इसकी फैक्ट्री जो है बेटा वहां पर नहीं लगने दी थी, सूरत में और मालाबार तट में। तो उसके बाद इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री लगाई वो दक्षिण की तरफ लगाई थी, कहां पर बेटा, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपसे फिर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे इसका। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो यहाँ पर कौन सा है, बुंदल, बिल्कुल नहीं, चिंसुरा, हुगली और श्री रामपुर। तो बेटा ये तो आंसर इसका नहीं होगा, श्री रामपुर भी नहीं होगा। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते, एक चिंसुरा और एक हुगली। तो अगर आप देखो तो हुगली का ही एक गांव था जिसको बोला जाता था चिंसुरा, और इन लोगों ने चिंसुरा के अंदर रेशम की चक्री लगाई थी, यानी यही कारखाना आपका जो है, कारखाना जो है वो डचों ने स्थापित किया था। ठीक है, देखो डच, ये कारखाना हुगली के अंदर आता है, सॉरी चिंसुरा जो है वो हुगली का एक गांव है। तो इन्होंने चिंसुरा में अपनी जो फैक्ट्री है वो स्टेब्लिश की थी। अगर चिंसुरा ऑप्शन में नहीं होता तो वो हुगली क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आपका बच्चों, चिंसुरा होगा। आगे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट पर्सन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में डचों का पहला दल किस व्यक्ति के नेतृत्व में पहुंचा था? देखो भारत में जो डच हैं उनका पहला दल किस व्यक्ति के नेतृत्व में पहुंचा, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कैप्टन हॉकिंस नहीं, कैप्टन हॉकिंस नहीं होगा। कैप्टन हॉकिंस तो वो अंग्रेज है जो सबसे पहले जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये नहीं होगा, ये पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर था, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। बार्थोलोमेओ डियाज नहीं, ये भारत की खोज करने के लिए चला था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों कार्नेलियस डी हाउटमैन, ये पर्सन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कार्नेलियस डी हाउटमैन पहुंचा 1596 ईस्वी में, और कहां पर पहुंचा था बच्चों, तो इंडोनेशिया में पहुंचा, और वहीं पर इन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा व्यापार जो है वो करना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है आपका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, गैल्डरिया दुर्ग भारत में डचों के द्वारा कहां पर बनवाया गया था? देखो गैल्डरिया दुर्ग तो सूरत में तो नहीं था, सूरत में नहीं था। चिंसुरा बिल्कुल नहीं होगा। पुलिकट, मछलीपट्टनम नहीं। ये जो दुर्ग है बच्चों ये आपका पुलिकट में स्थापित किया गया था, गैल्डरिया दुर्ग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गैल्डरिया दुर्ग डचों के द्वारा भारत में कहां पर स्थापित किया गया, तो बच्चों आप बताओगे पुलिकट के अंदर। और पुलिकट में डचों ने क्या किया, अपना सिक्का ढालने का एक कारखाना भी बनवाया था, और सिक्का ढालने का कारखाना वो जो है वो इस दुर्ग के अंदर ही था। यहाँ पर इन्होंने मोड़दार जो बंदूक थी उनका निर्माण भी करना शुरू किया था, यहाँ पर इन लोगों ने बारूद बनाना शुरू किया था इन लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, आप याद रखेंगे। और यहाँ पर इन्होंने सिक्का ढालने के कारखाना जो है वो लगवाया था, जिसको आप बोलते हो टकसाल। ठीक है, इसको टकसाल कहा जाता है। तो इन्होंने टकसाल जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश की थी, और उस टकसाल के अंदर बेटा एक स्वर्ण मुद्रा जो है वो ढालते थे। तो ये जो स्वर्ण मुद्रा है ये कौन सी थी बच्चों, देखो ध्यान से, जो स्वर्ण मुद्रा है ये ऐसे आप कह सकते हो, स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने का सिक्का। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा। तो ये स्वर्ण मुद्रा जो है सोने का सिक्का था, तो इसको क्या नाम दिया गया था, पैगोडा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि ये लोग पैगोडा को कहां पर ढालते थे, तो आपका आंसर होगा बेटा पुलिकट दुर्ग के अंदर। ठीक है, पुलिकट में जो दुर्ग बना हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका,
क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये भी। डचों ने भारत से किस वस्तु के व्यापार पर ज्यादा बल दिया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर? डचों ने भारत से किस वस्तु के व्यापार पर सबसे ज्यादा बल दिया था? तो पहला ऑप्शन आपके पास ए मसाले, दूसरा ऑप्शन है बेटा बी सूती वस्त्र, तीसरा ऑप्शन है आपके पास अफीम, और बेटा चौथा ऑप्शन है आपके पास चावल। तो देखो आप कहोगे सर मसाले, बहुत बच्चों का आंसर होगा मसाले, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि वो लोग भारत में आ रहे हैं केवल और केवल मसालों के लिए, लेकिन नहीं। उस समय यूरोप की मार्केट के अंदर भारतीय कपड़े की बहुत ज्यादा मांग थी। भारतीय जो कपड़ा है, सूती कपड़ा है, उसका जो सूत है वो बारीक है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, और इसके जो रेट है वहां की मार्केट में बहुत बेहतर थे। तो इस वजह से वो लोग कपड़े का भी व्यापार यहाँ पर करना चाहेंगे। तो मसालों के व्यापार पर एकाधिकार किसका है? तो बच्चों पुर्तगालियों का है। तो इसकी वजह से ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इन लोगों ने मसालों का व्यापार किया, लेकिन इंडोनेशिया से इन लोगों ने मसालों का व्यापार किया था, और मसालों का इनका व्यापारिक जो केंद्र था वो इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया में भारत से भी अच्छी कोटि के मसाले उस समय मिलते हैं, और भारत की अच्छी कोटि के मसाले इंडोनेशिया के अंदर मिलते थे। ठीक है, नेक्स्ट अफीम। अफीम की खेती तो बेटा यहाँ पर पुर्तगालियों ने शुरू की थी, ये नहीं हो सकता। चावल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर सूती वस्त्र हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे कि डचों ने भारत से किस वस्तु के व्यापार पर ज्यादा बल दिया था? तो आप बताओगे कि भैया सबसे ज्यादा जो बल दिया उन लोगों ने यहाँ पर सूती वस्त्र के व्यापार पर बल दिया था। ठीक है, यही तो व्यापार वो मछलीपट्टनम से किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भारत में कहां पर था? तो मुख्यालय की बात आ रही है तो सूरत में नहीं होगा बच्चों, हुगली में नहीं होगा, बालासोर उड़ीसा में नहीं था, तो पुलिकट में था। ठीक है, पुलिकट। डचों का मुख्यालय कहां पर था? पुलिकट। आगे चलकर 1690 के अंदर इनका मुख्यालय नागापट्टनम में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29, पैगोडा क्या था? पैगोडा क्या था? चांदी का सिक्का? नहीं। सोने का सिक्का? बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबा, चांदी और तांबा नहीं। ठीक है, तो पैगोडा जो है वो बेटा एक सोने का सिक्का था, यानी एक स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी, जिसको ये लोग पुलिकट में गैलरिया दुर्ग के अंदर जो है ढाला करते थे, वहां पर इनकी एक टकसाल थी। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? पैगोडा बोलते थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। देखो इस प्रैक्टिस सेट का हमारा ये लास्ट पर्सन है, इस प्रैक्टिस सेट का बेटा हमारा ये लास्ट पर्सन है। भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के साथ शुरू हुआ था? इस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है, और इसको मैं जो है यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। यदि आपको मेरे प्रैक्टिस सेट जो है ये अच्छे लग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा 19 जुलाई में। तो आपको जीएस की जो सीरीज है वो हमारी कंटिन्यू मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। और ये जो हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं यहाँ पर पुर्तगाल और डच, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप प्ले स्टोर से जाकर अमृत एकेडमी उत्तराखंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके बेटा वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो ये हमारी तरफ से दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।